नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी टेलेट सेकंड सेमेस्टर की मैथ की सीरीज लेकर के आ रहा हूं। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बता दूं, एक पहली क्लास तो इसकी हो चुकी है, लासा और मासा मैं जिसमें चला रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो दूसरी क्लास आप सभी को होने वाली है, आप देख सकते हैं जो सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं उनका चौथा पेपर गणित का होने वाला है। तो इस प्रकार से आप गणित का एक तरफ से पूरी तरह से सीरीज में चलाने वाला हूं, तो पूरे वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी मैथ की एक सीरीज श्रृंखला आपको मिल जाएगी, टॉपिक वाइज आप सभी को पूरा पढ़ने को मिलने वाला है। तो आप सभी अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा तो लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि जो है सभी लोग इस वीडियो को एक तरफ से अपना मतलब मैथ तैयार कर सके। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं कि कुछ बीच में पढ़ाते हैं, कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पूरी तरह से एक तरफ से आप सभी को पढ़ाऊँ। इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही जो है इसको सब्सक्राइब ऑफ कर लीजिए। आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सेकंड क्लास आपका आज मैथ की दूसरी क्लास है, जिसमें आप सभी को मैं मासा पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मासा के जितने भी रूल्स हैं आप सभी को यहाँ बताने वाला हूं। कल जो है हमने पढ़ा था यहाँ पर दोस्तों लासा पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में मासा पढ़ने वाले हैं। मासा के क्या रूल है, क्या चीज़ इसमें होती हैं, तो सभी चीज़ विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक, मासा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज़ इसमें अपवर्तक आता है। अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, इस सभी को जानना बेहद जरूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक किसे कहा जाता है? अपवर्तक का अर्थ है कि विभाजक। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम अगर मान लीजिए डिवाइजर, तो अब मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और से 4 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये 2 हमारा क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, इसे ही अपवर्तक है, यानी कि 4 को कट करने वाला संख्या क्या है, 2। इस प्रकार से हमको क्या पता चला यहाँ पे कि अपवर्तक का अर्थ जो होता है विभाजक होता है। अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या के अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 12 का अपवर्तक क्या है, देख सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है 12 का अपवर्तक। 12 का अपवर्तक का मतलब 12 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कट कर सकती हैं। 1 है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको काट सके, क्योंकि 12 के बाद 13 आ जाएगा, 13 से कटेगा नहीं। तो इतना जान लीजिए आप, 12 तक जो संख्या जो होती है लास्ट उसी संख्या तक आपको उसके अपवर्तक मिलेंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते समापवर्तक। अभी अपवर्तक हो गया, अब समापवर्तक देखते हैं। समापवर्तक क्या होता है? ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ अपवर्तक से। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं। यानी कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 8 का अपवर्तक निकालूं और 12 का निकालूं, 16 का निकालूं, ठीक है, तो इसमें जो इसके अपवर्तक है 8 के, देख सकते हैं 1 2 3 4 8 इस तरीके से हैं। तो अब देख लीजिए इसके भी अपवर्तक हैं, इसके भी अपवर्तक हैं। अब इन सभी के अपवर्तक में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये अपवर्तक हुआ। ठीक है, अब इस अपवर्तक में देख लीजिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबरों में कॉमन तरीके से यहाँ पर मिल जाए, इसका अपवर्तक नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 और 4। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ 1 2 और 4 ये दोनों मिल रहे हैं। देख लीजिए 1 2 4, 1 2 4 ये तीनों मिल रहे हैं। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, देख लीजिए दी हुई अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं। इसमें असम्मिलित है कि नहीं है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार से वो संख्याएं क्या होती हैं, समापवर्तक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए यहाँ पे उस उपर्युक्त संख्याओं में 1 2 4 अपवर्तक सभी संख्याओं में सम्मिलित है, इसलिए 1 2 4 जो है समापवर्तक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें नहीं जानेंगे ना, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट करा के उसके बाद आपका प्रैक्टिस भी कराऊँगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आप एक तरफ से देखते जाइए, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ, आपको टोटल आपको धीरे से आराम से देखते चलना है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा।
मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है, महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग पढ़ने वाले थे, जिसे बोलते हैं मासा। ठीक है, मासा आ गया, मासा जिसको हम पढ़ने वाले हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, उस बड़ी से बड़ी संख्या है ना, उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे वो हो जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि क्या होती है ये जान लेते हैं। दो विधि देख लीजिए यहाँ, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, अभी आपको यहाँ दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये महत्तम समापवर्तक समझ में आ गया। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो जो हमें दिया जाता है उन सभी को वो कट कर दे। ठीक है, इस तरीके से हमको निकालना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देख लीजिए, अभी बताते हैं इसको भी ये विस्तार से। सबसे पहले इसको जान लेते हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकाली जाती है, इसकी विधि। गुणनखंड विधि में पहले देख लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखते हैं, जैसे हम लोग लासा में करते थे। वे संख्याएं सभी संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन होती हैं। यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉमन की बात नहीं की गई थी, इसमें कॉमन की बात हो रही है। ऐसे जो अभाज्य संख्याएं जो कॉमन होंगी, ठीक है, उन्हीं संख्या को ले जाएगा। और तीनों मतलब दो नंबर का दिया गया, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तीन दिया गया, तीनों में कॉमन होना चाहिए, अर्थात सभी में होती हैं। ठीक है, वह सभी संख्याएं, ठीक है, वह संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब देख लीजिए किस तरह से, अभी यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 24, 40 और 64 का मासा निकालना है, तो 24 के गुणनखंड हमने निकाला ये, ठीक है, 40 का निकाला ये और 64 का निकाला ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ गुणनखंड हो रहा है, तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा कौन इसमें कॉमन है। ठीक है, देखिए 2 इसमें कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है। इसके अलावा और 3 ऐसी कोई संख्या नहीं है एक जैसी जो तीनों में उपलब्ध हो। इसका मतलब ये जो तीनों में हुई है, 1 2 ये हो गया 2, एक इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको एक बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको मासा निकालते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए, उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन संख्या, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन संख्या 2 घात 3 है। ठीक है, यानी कि 2 का घात 3, यानी इसमें 2 का घात 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 3 बार है, तो इस तरीके से मतलब तीनों में है तो 2 घात 3 हो गया। ठीक है, तो जो सभी गुणनखंडों में है और मासा इसका हो जाएगा 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें जो अभी यहाँ हमने पढ़ा था, कह रहा है कि ये उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। अब इसको आप मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ देख लीजिए, इसका मासा 8 है। ठीक है, ये ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अभी तक हम लोग लासा में क्या पढ़े थे, लासा में ऐसा पढ़े थे कि ये जो नंबर है, ये नंबर उसको डिवाइड कर दे जो लासा आया था। ठीक है, जो लासा आया था उसको डिवाइड करता था, लेकिन यहाँ पर क्या, जो मासा आया है इस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या वही संख्या होगी जो ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी इन तीनों को डिवाइड कर दे। देखिए 8 से 3 उठ जाएंगे। ठीक है, अभी कोई ऐसा नंबर लेंगे इससे बड़ा, तो 24 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 64 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर से 64 कट गया तो 24 नहीं कटेगा। इस तरीके से कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए मासा में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो जो होती कॉमन संख्या होती है। कॉमन इसीलिए बोला जाता है इसको कि तीनों में ये उपलब्ध है ना, इसीलिए तीनों को डिवाइड कर सकता है। अदरवाइज कोई नंबर ऐसा नहीं है कॉमन जो तीनों को डिवाइड करे, इसी को मासा कहा जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। जिन स्टूडेंट को कोई भी समस्या आ रही है लासा और मासा में, देख लीजिए, स्पष्ट रूप से आप मेरे चैनल से जुड़ करके सीख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि है भाग विधि। अब भाग विधि से कैसे निकालते हैं सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप शॉर्टकट बिल्कुल मत यूज करिएगा, क्योंकि आप अगर शॉर्टकट यूज करेंगे तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे उसी टाइप से लिखना है जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत भाग विधि में देखते हैं। भाग विधि के अंतर्गत दी गई संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं लेकर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है,
जैसे कई संख्याएं दी रहेंगी तो उसमें से कोई 2 संख्याएं लेंगे और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, ठीक है। जो शेष आता है उससे प्रथम भाजक को भाग देते हैं और पुनः जो शेष आता है उसे द्वितीय भाजक को भाग देते हैं। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतिम शेष शून्य नहीं आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार सबसे अंतिम भाजक ही दी गई संख्याओं का मासा होता है। यानी कि आप देखिए यहाँ नंबर दिया गया है 3, जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी वाले को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड हो जाएगा तो जो तीसरा संख्या बचेगा उसको उससे डिवाइड करेंगे, जो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा जो नंबर वही हमारा मासा हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मासा की संख्याओं से शेष बची संख्याओं को भाग देकर अंतिम मासा की संख्या प्राप्त की जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप सभी को यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो चीजें लिखा गया है आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देख लीजिए 156 है, 221 है, 364 है, ठीक है। वहाँ जो सारी बातें कही गई उसी को फॉलो करना है। अब सबसे छोटा 156 है, अब 156 से देख लीजिए 221 में ये डिवाइड किया जा रहा है। अब 156 से एक बार गया तो यहाँ पर 156 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पर आया 65। अब जो 65 आ रहा है ना, जो शेष आ रहा है, अब इस वाले नंबर को ले लेंगे जो डिवाइडर था हमारा, ठीक है, डिवाइडर, इसको ले लेंगे यहाँ पर, उससे डिवाइड करेंगे इसको। 65 से इस शेष जो आया है इससे इस वाले को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 130 है, टोटल आया यहाँ पर शेष 26। अब इस 26 से जो है इस 65 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी 26 से 65 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर से 13 आ रहा है शेष। अब जो 13 शेष आ रहा है इसको किससे करेंगे, इससे जो है 26 को डिवाइड कर देंगे। अब जो है 2 बार आ जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आपका आ गया यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, 13 आ गया। 13 आ गया अभी, लेकिन एक संख्या बचा हुआ है तो अब उस 13 से उस संख्या को डिवाइड करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर से फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 13 से फिर कर रहा है जो लास्ट वाली संख्या बची थी उसको, तो 2 बार जा रहा है, देखिए 4 बार, फिर 8 बार गया है, उसके बाद टोटल कट गया, ठीक है। इसका मतलब ये 13 से ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरह से जो डिवाइड कर रहा है लास्ट में जो नंबर वही हमारा क्या होगा, मासा। इसका मतलब मासा हमारा 13 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर भाग विधि से इस तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, भूलिएगा मत, आता है जरूर से एग्जाम में, एक लासा आएगा, एक मासा आएगा, भाग विधि से गुणनखंड विधि से आपको वहाँ बोल दिया जाएगा। अगर नहीं बोला जाता तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। अगर बोल देगा कि भाग विधि से मासा ज्ञात करिए तो आपको इसी रूल का फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या से उसके बड़े वाले संख्या को देंगे, जब उसको हम करेंगे वहाँ पर शेष आएगा, इससे फिर इस वाले संख्या को कर देंगे, फिर ये जो शेष आया है तो ये वाली आएगी शेष को फिर इस वाले संख्या को डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे, अंत में जो है एक बार कट जाएगा। तो कोई नंबर जो लास्ट में काटेगा वही हमारा जो नंबर बचा है उसको डिवाइड करेंगे, तो उससे आ जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा मासा आपका निकल गया। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, उदाहरण एक और ले लीजिए। अगला 671 है, 781 है, 1441 है। यहाँ देख लीजिए कहा जा रहा है कि भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए 2020 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया 2020 में कि किस तरीके से इसको भाग विधि से निकाला जाता है। तो आपको देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन है, 671 है आपके सामने, और उसके बाद 781 है, तो उसी से इसको भाग दे देंगे। जो शेष आ रहा है, फिर जो 671 बच रहा है इसको डिवाइड कर देंगे। फिर जो शेष आएगा इसमें, तो जो 110 शेष आ रहा था इसको यहाँ रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर 110 होना चाहिए, है ना, 110 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये वाला 110 यहाँ पर उतारना चाहिए, ठीक है। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हुआ है, 11 लिखा है, तो यहाँ पर 110 तो है, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दाह में 110 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर हमारा कितना आता है, 10 आता है। इससे हमसे मतलब है नहीं, जो लास्ट में डिवाइड कर रहा है ना वही हमारा मासा होता है। अब देखिए अभी तो लास्ट तक हुआ नहीं है, अब ये 2 नंबर डिवाइड कर चुके हैं, अब बच रहा है ये वाला थर्ड वाला 1441। तो अब जो नंबर हमारा लास्ट में आया है 11, यानी कि 11 जो शेष आया 11 से हो रहा है, अब 11 से 1441 को देंगे। देख लीजिए जो बचा है नंबर, अब ये पूरी तरह से इसका अगर डिवाइड कर दे रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो मासा इक्वल टू क्या हो गया, मासा इक्वल टू 11, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप मासा लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और अगला एग्जांपल देख लीजिए, एक और दिया है, इस तरीके से देगा आपको, स्टेटमेंट्स में देगा तो आपको क्या है कन्फ्यूजन होगा। कहानी बना के देगा, देख लीजिए 3 बर्तन में क्रमशः 882 लीटर, 396 लीटर, 1404 लीटर विभिन्न प्रकार का तेल है, ठीक है। समान माप के पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात करिए, कह रहा है। समान माप की पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात करिए, यानी कि ऐसी सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो सबसे मतलब सभी को डिवाइड कर दे, ठीक है, यानी कि मासा यहाँ निकालना है, ठीक है। यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको, मासा निकालना है।
तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि मासा ये तेल बिना मिलाए भरा जा सके। ऐसा करिए, कह रहा कम से कम संख्या ज्ञात करो जिनमें ये तेल बिना मिलाए भरा जा सके। अब देखिए क्या है, नंबर वही है। अब नंबर हमारे पास 882 है, 396, 1404 है। अब इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए जो नंबर है 396 हमारा सबसे छोटा है, तो इससे हम 882 को भाग करेंगे। अब 882 से भाग कर रहे हैं तो 90 हमारा आ रहा शेष। अब इस 90 से डिवाइड करेंगे इस वाले को, है ना, 396 को। अब 396 को डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा 36 शेष आएगा। अब 36 से किसको से डिवाइड करेंगे, 90 को, ठीक है, इस वाले को 90 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 यहाँ पे। 18 से फिर हम 36 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 36 से को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरी तरीके से। तो आ गया कितना, 18। अभी लेकिन एक नंबर और बचा है, कौन सा बचा है, 1404 वाला बचा है, ये वाला। तो जो हमारा लास्ट में 18 आया है इसी से हम इसको भी डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पुनः करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे 1404 वाली संख्या को। ये पूरी तरह से यहाँ देख सकते हैं डिवाइड हो चुका है। अब जैसे अगर इसे डिवाइड हो चुका है तो ठीक, अगर नहीं होता बाय द वे तो मान लीजिए एक स्टेप और जाता है, अगर शेष बचता है तो आप फिर जो यहाँ आएगा शेष उससे जो है इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। इस तरीके से यहाँ पर क्या आया, 18 आपका आ गया। पीप में तेल की मात्रा जो है 18 लीटर, ठीक है। अब पहली प्रकार के तेल के पीपों की संख्या निकालना है तो पहले वाले संख्या से 18 से भाग दे देंगे, 49 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर दूसरी वाले की निकालना हो तो यहाँ देख लीजिए वो भी दिया है। अगर दूसरी वाले की निकालना, दूसरी वाली संख्या को 18 से भाग दे देंगे, उसका पीपों की संख्या आ जाएगा, तेल के पीपों की संख्या। अब तीसरे प्रकार के तेलों की संख्या निकालना है तो जो तीसरा नंबर है 1404, उसको 18 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 78, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है पीपों की कुल संख्या क्या है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों नंबरों को जोड़ देना है। जब पीप निकाल लिए तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल आ जाएगा 149, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूजन करने के लिए, बाकी कुछ है नहीं। कह रहा है कि पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात करो जिनमें ये तेल बिना मिलाए भरा जा सके। तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तुरंत आपका जो है कम से कम संख्या निकल आएगा, ठीक। यहाँ पर आप डिवाइड करते जाएंगे, संख्या निकलता चला जाएगा। तो अब देखिए अगला एक और उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूँ। बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में फर्श में लगाई जा सके। यहाँ पर देख लीजिए यूनिट किस तरीके से दे रहा है, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर एक साथ रहेगा, उसके बाद लंबाई हो गया ये, और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़ा एक, यानी कि लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से दिया, इसको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, यूनिट के बारे में बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कमरे के फर्श में लगाई जा सके, अब इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए हल क्या कैसे किया गया है, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 64 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 64 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 6400 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 64 का हो जाएगा 6400 और 7 सेंटीमीटर में पहले से है, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में ही बनाना था। तो 6400 प्लस 7 यानी कि 6407 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 20 मीटर है तो 20 गुणे 100 कर देंगे, 2000 आ जाएगा। ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब 21 सेंटीमीटर पहले से, अब इसमें ऐड कर सकते हैं तो हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐड कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 6407 और 2021 जो अभी आया हमारा, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इस दोनों का मासा निकाल लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली मासा निकालते ही अभी डिजिट जो है यूनिट इसका अलग अलग था तो हम नहीं निकाल सकते थे ना, क्योंकि हम बड़ी बड़ी वर्गाकार टाइल्स की बात कर रहे थे, यानी कि ये मासा निकालना है। तो अब देखिए इस तरीके से हमने यूनिट चेंज किया, यूनिट चेंज करने के बाद हमें एक कंप्लीट नंबर मिल गया। अब जो है इससे हम जो है अपना निकाल सकते हैं। देखिए 2021 से छोटा है तो इससे हम इससे भाग दे देंगे 6407 को। अब जैसे हम भाग देंगे 344 शेष बचेगा, तो 344 से किसको भाग देंगे, 2021 को। अब 2021 को भाग देंगे तो 301 आया। अब 301 आ गया तो फिर अभी हमारा ये वाला जो भाजक है इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 344, देख लीजिए यहाँ पर आया, फिर कितना आ गया, यहाँ 43 शेष आ गया। अब 43 आ गया तब इसको भी फिर हमको करना पड़ेगा। इस तरीके से हम ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में आपका पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा। जो नंबर विभाजित करेगा लास्ट में वही हमारा मासा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए टाइल की भुजा हमारा 43 सेंटीमीटर, यही हमारा 43 आ रहा है, तो यही हमारा मासा है। यही जो है टाइल्स की भुजा में यही पूरा इतने सेंटीमीटर जो है कमरे में फर्श में लगाई जा सकती है, ठीक है। 43 सेंटीमीटर का टाइल्स, ओके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिए इस तरीके से आप पूरी तरह से वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा प्रैक्टिस होता जाएगा।
इस तरीके से आप देख लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कम से कम, ठीक है, टाइलों की संख्या लगाइए। जैसा कि इसमें ऐसा निकालिए कि कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या निकल जाए। तो ये 2016 में पूछा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है वहाँ पे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकी प्रीवियस ईयर के ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, फर्श का क्षेत्रफल दिया है 300 गुणे 425। बड़ी से बड़ी भुजा क्या होगी। अब देखिए, बड़ी से बड़ी भुजा हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमको मासा निकालना पड़ेगा। 300 से हम 425 में भाग दे देंगे, ठीक है। दोनों भुजाएं हैं, यानी कि दो वैल्यू है, तो दोनों का हम मासा निकालेंगे। अब 300 से करेंगे तो 125 आएगा। 125 से फिर वही रूल करेंगे जो बार बार कर रहे हैं, ठीक है। अब 125 से 300 को करेंगे, फिर 50 आ जाएगा। फिर 50 से इसको करेंगे डिवाइड। फिर इस तरीके से ऐसे करते जाएंगे तो एक चीज़ लास्ट में डिवाइड कर देगा। तो जो लास्ट में डिवाइड करेगा वो संख्या है 25, और हमारा इसीलिए क्या हो जाएगा, 25 हमारा हो जाएगा मासा, ठीक है। अब देखिए क्या करना, अभी हमने बड़ी से बड़ी संख्या निकाला है, ठीक है। टाइल का क्षेत्रफल अभी हमने नहीं निकाला है। अभी हमने देख लीजिए क्या, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया है। ये कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया है। अभी हमको टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमको निकालना है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो गया, जो हमारा मासा निकला है 25, यही हमारा टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए, अब निकालना क्या है, टाइल की संख्या निकालनी है। अब टाइल की संख्या इक्वल टू देख लीजिए क्या है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटे और टाइल का क्षेत्रफल। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल टाइलों की संख्या। इतने टाइल, यानी कि इतने बड़े कमरे में इस टाइल्स के माप से हम अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइलों की संख्या। कितना टाइल लगेगा वो हमको मिल जाएगा। तो 300 गुणे 425 था ही उसकी लंबाई चौड़ाई कमरे की, और उसके बाद इसकी जो क्षेत्रफल मिल गई। ये क्षेत्रफल का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टाइल्स है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25 सेंटीमीटर है ना, ये भी 25 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। अब मैंने इसको निकालना पड़ा ना, मासा निकाल करके। तो अब इस नाप का अगर हमें निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। जो टोटल हमारा कमरे का जो फर्श का क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल जो है, कमरे का क्षेत्रफल जो दिया गया है, ये वाला दिया गया है 300 गुणे 425, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल 300 गुणे 425 दिया है। अब इससे हमें क्या करना है, टाइल्स की हमें साइज पता चल गई है, तो टाइल्स की साइज से हम क्या करेंगे, 25 गुणे 25 हमारा ये टाइल्स की साइज है। अब इसी से हम निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल पूरा निकालना होता है। तो ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ठीक है। इस क्षेत्रफल से इसको डिवाइड कर देंगे। जो संख्या आएगी, संख्या क्या आई है, संख्या देख लीजिए आ गई 204, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये टाइलों की संख्या निकालने की विधि, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। थोड़ा आराम से आप देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। 300 गुणे 425 ये क्षेत्रफल इसका है, और इसका हमें क्या है, टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना बाकी था, तो हम इसका मासा निकाल लेंगे। मासा निकालेंगे तो आएगा 25, तो और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुणे 25, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा टाइलों की संख्या। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, देख लीजिए। अब देखिए कैसे इसको निकालते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा। 2019 के सेकेंड पेपर हुआ था, देख लीजिए, यानी कि बैक वालों का पेपर हुआ रहा होगा, तो इसमें पूछा गया था ये। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जाता है। बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप रिपीट करते रहिए। अब देख लीजिए यहाँ पर 114 है, 380 है, 133 है। इसका कह रहा है डायरेक्ट महत्तम समापवर्तक तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे, वही हमारा मासा होता है। तो अब देखिए 114 सबसे छोटा है, 114 से 133 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा, उसके बाद जो बड़ा है उसको करेंगे। तो ये CF इसको बोलते हैं, हायर कॉमन जो है होता है इसका, तो हाईएस्ट कॉमन होता है। तो इस तरीके से कॉमन नंबर, तो इस तरीके से हमको निकालना है। यहाँ देख लीजिए 114 से 133 भाग देंगे तो आ जाएगा, शेष आएगा 19। अब 19 को 114 को भाग करेंगे, अब 19 से 114 से करेंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से। 19 का 114, तो हमारा आ गया क्या, 19 हमारा क्या आ गया। अभी फिलहाल के लिए 19 हमारा मासा आया, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे एक संख्या भी बचा हुआ है, कौन, 380 बचा हुआ है। तो अब जो 380 बचा हुआ तो 19 से हमको उसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 19 निकाला था। अब 19 से कर दे रहे हैं, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 380 19 से डिवाइड होगा, इसका मतलब हमारा 19 क्या हो गया, हमारा 19 जो है मासा हो गया, ठीक है। 19 हमारा मासा हो गया, मासा इक्वल टू 19। तो अब इस तरीके से हमने CF निकाल लिया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, आप निकाल पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
जितने भी स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर देने वाले हैं उनको जो है आपको पूरी सहायता मिलेगी यहाँ पर हमारे चैनल पर। आप सिर्फ पढ़ते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचों की कुल पंक्तियां हैं। कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। अब देखिए यहाँ पर घुमा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है आपको मानना पड़ेगा। माना प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं। ठीक है, अब ये पता नहीं कुल कितने पौधे हैं। माना प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं तो पंक्तियों की संख्या x हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि जितने पौधे हैं उतने ही मतलब पंक्तियां भी हैं, यानी कि हमने x मान लिया, x पौधे तो x पंक्तियां भी होंगी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जानना है। सबसे पहले देख लीजिए कुल पौधों की संख्या, तो x गुणे x कर देंगे, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। अब x गुणे x हो जाएगा। तो अब x गुणे x करने के बाद क्या होगा, अब देख लीजिए 2025 कुल पौधों की संख्या हमें दिया हुआ है, पौधे की संख्या 2025 और x × x कर दिया, x स्क्वायर हो गया, है ना। अब यानी कि अब इसको अगर हम इस तरीके से लगाना चाहें कि x स्क्वायर इक्वल टू 2025, ठीक है 2025 इस तरीके से है। अब x इक्वल टू क्या कर देंगे, x इक्वल टू अंडर रूट लगा देंगे 2025 इस तरीके से कर देंगे। अब जब हम इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आया है 45। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि एक बगीचे में अगर से 2025 पौधे हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, एक पंक्ति में जो है 45 पौधा लगा है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो आपने निकाल लिया, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए 2020 में ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर इस सेशन का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये देख लीजिए ये एक अलग है, ये और ये एक अलग है। ठीक है, दो वैल्यू दिए गए हैं। कह रहा है इनका मासा निकालिए। ये जो है अचर राशियाँ हैं, देख लीजिए किस तरीके से हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे है। अभी इसको लगाने में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो भी आ जाएगा मासा। इस तरीके का अगर आता है बहुत आसान है। मासा हमने क्या सीखा, मासा सबसे बड़ी चीज़ हमने सीखा कि अगर मेरे पास 2 डिजिट है, ठीक है 12 है और यहाँ पर 16 है, तो मैं अगर से इसका डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 गुणे 3, ठीक है। अब इसका भी करूँगा तो 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉमन देखना है। एक कॉमन, 2 कॉमन, ये 2 कॉमन हो रहे हैं, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, 4 हमारा मासा हो जाएगा। ये 4 ऐसा संख्या दोनों को डिवाइड कर देगा। तो इस सबसे बड़ी चीज़ है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जो 2 वैल्यू है दोनों में, तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अब इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर रहा है, तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। भाई एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। अब हमको क्या करना है, एक्स इसमें से एक अलग कर लेना है, एक अंदर कर लेना है, एक्स माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। क्या करेंगे, अब एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा, फिर माइनस करेंगे एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लिखा है, ये गलती से मतलब हो गया होगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर एक तो किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अगर हमने लगाया है तो एक्स लिया कॉमन और एक्स माइनस 1, यह तो हमारा एक्स कॉमन यहाँ आया है, नाम नोट करिएगा। पहली वाली लाइन में एक्स कॉमन आ गया। अब दूसरी देखिए, दूसरी क्या है, दूसरा है एक्स क्यूब, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब इसको लगाइए। अब देखिए एक्स हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से देखिए एक्स स्क्वायर इसी में से लिया हूँ मैं, इसी में से एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, कॉमन हो गया। अब प्लस हम क्या करेंगे, प्लस हम कर देंगे क्या, यहाँ पर एक्स कर देंगे। देख लीजिए एक्स, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर अगर आना है तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसी एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 एक्स आ जाएगा। इस तरीके से हमने किया। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या बचा, यहाँ एक्स बचा था, उस वाली पंक्ति में यहाँ कॉमन एक्स बचा था। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स हमारा कॉमन है तो ये हमारा मासा हो जाएगा। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ देख लीजिए पहले वाली पॉइंट में यहाँ एक्स कॉमन है, दूसरी वाली पॉइंट में देख लीजिए यहाँ भी एक्स कॉमन निकाल दिया गया। तो ये कॉमन संख्या है तो हमारा मासा होता है। तो मासा इक्वल टू क्या हो गया, मासा इक्वल टू हो गया हमारा एक्स। ठीक है, एक्स हमारा मासा हो गया, ये आंसर हो गया।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा, और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डेली वीडियोस देखने को मिलेंगे जब तक आप सभी के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। आप सभी के मैथ और जो है ये क्या कहते हैं इंग्लिश आप सभी को पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका मैं जो है प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, जितना भी साधन सीरीज का होगा टोटल आप सभी को देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने। देख लीजिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन यही सेम टू सेम रिपीट हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना है। तो फिलहाल ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है।